दिनांक 13 नवंबर 2022 को परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा कराए गए वनडे एग्ज़ाम में जितने भी पार्टिसिपेट थे, जितने भी लोगों ने भाग लिया था, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस प्रतियोगिता में जितने भी स्टाफ, जो भी लोग ये प्रतियोगिता परीक्षा कराए थे, उनके अनुशासन, उनके कड़ी मेहनत और उनके साहस के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका उत्तर क्या है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और फिर ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। कैसे आधुनिक युग यहीं से शुरू होता है। भारतेंदु युग आपका 1850 से लेकर 1900 तक के बीच का युग जो होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब लिखा है कि काव्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो काव्य की रचना जो भी करते हैं तो उन्हें कवि बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प डी सही है। अभी भी जिन्होंने बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, दबा दीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी अगर देखिए, वैसे तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि आ से लेके अंक आ तक हमारे कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? अंक आ तक तो 13 होती है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ये जो अंक आ है, ये स्वर नहीं होता है, ये अयोगवाह होते हैं। ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, क्योंकि इनको अनुस्वार बोलते हैं, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कुल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। ऑप्शन नंबर बी सही हो, सी सही होगा, ठीक। अब लिखा है हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? और गलती से इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है कि व्हाट इज़ आवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान, तो एंथम मतलब होता है राष्ट्रीय गान। गान नेशनल एंथम में यहाँ दे दिया गया है राष्ट्रीय गीत। तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न था, तो इसे सुधरवाया गया है कि राष्ट्रीय गीत की जगह सबको इंग्लिश वाला वर्जन सही मान के राष्ट्रीय गान किया गया है। तो अगर देखा जाए हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर यही रहता कि राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वो हमारा वंदे मातरम सही होता। तो क्वेश्चन सुधरवाने की वजह से ए वाला विकल्प इसमें सही था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? When did our country becomes independent? तो इसका ऑप्शन होगा 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारा 26 जनवरी जो 1950 है, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान इस दिन लागू हुआ था, इस रूप में भी मनाते हैं, ठीक ना। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। 15 अगस्त कब मनाया जाता है? किसकी याद में? स्वतंत्र भारत की याद में, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। विश्व का एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आएगा। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14 का फिर से देखिए, ऑप्शन सी सही है। अब लिखा है कि उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अगर राजधानी देखा जाए तो लखनऊ है। वर्तमान की राजधानी लखनऊ है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे तो 1920 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का डी, उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी?
तो पुरानी राजधानी थी इलाहाबाद, ठीक ना। अब लिखा है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 5 सितंबर को हमारा मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये डॉक्टर सर्वपल्ली और भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनकी याद में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर साल 5 अक्टूबर को हमारा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, और ये केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे वाले एक ब्रजेश हैं, ब्रजेश। तो पहले हो गए हमारे केशव प्रसाद मौर्य। इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी वाला विकल्प सही होगा कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर अब 18 खत्म हो गया। 19 देखते हैं कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ होंगे। प्रणब मुखर्जी जी रामनाथ कोविंद से पहले राष्ट्रपति थे। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। वर्तमान की राष्ट्रपति हमारी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिए लिखा है कि आजमगढ़ में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो आजमगढ़ में 8 तहसील हैं। तो विकल्प ए सही होगा। वर्तमान में मतलब सबसे बाद की जो 8वीं तहसील बनी है आपकी मार्टिनगंज बनी है। तो 8वीं तहसील मार्टिनगंज है, ठीक ना। आगे लिखा है कि जो पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं का मतलब होता है स्वपोषी कहलाएंगे। तो विकल्प, अब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, या ए होगा, गलती से मिसप्रिंट में सी छप गया था। तो विकल्प ए बना के इसे सही करिए, ए, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखेगा कि शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। विटामिन्स, वसा, प्रोटीन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल वैसे पेशीय बल कहलाता है, ठीक, पेशीय बल। अब ऑप्शन में तो पेशीय बल दिया नहीं है, तो यहाँ जो है शारीरिक बल आप मान सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो हमारा विकल्प ए सही होगा, ऑक्सीजन। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दूषित भोजन अथवा जल करने से क्या हो सकता है। तो दूषित भोजन और जल करने से पीलिया व पेचिश होती है, ठीक। आगे लिखा है कि हैजा फैलता है। तो हैजा जो है फैलता है मक्खियों के द्वारा। मक्खी के द्वारा कैसे, कि ये जो है हैजा फैलने का मुख्य लक्षण होता है कि मल और दूषित भोजन, ठीक। तो मक्खियों के द्वारा ही ये फैलता है। आगे लिखा है कि शरीर के अंगों की गति में सहायक होता है। तो शरीर के अंगों की गति के लिए मांसपेशियां और हड्डियां सहायक होती हैं, ठीक। अब आगे देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। तो विकल्प में तो ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, तो ये मान के चलिए कॉमन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सबके लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि शरीर में मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो लिखा है कि त्वचा के भीतरी परत में, त्वचा के बाहरी परत में। यहाँ दोनों लिखा है, तो हो सकता है इसका ऑप्शन होता सी एंड डी। तो अब मान के चलिए यही वाला होता ऑप्शन। तो देखते हैं, ये भी हो सकता है कॉमन क्वेश्चन कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को, विद्युत का सर्वोच्च चालक क्या होता है।
विद्युत धारा का सर्वोच्चतम चालक आपका होता है, विद्युत का सर्वोच्चतम चालक होता है चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा जो है विद्युत प्रवाहित होती है। अब चांदी इतना महंगा होता है कि उसकी तार लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसे काट के लोग बेच देंगे। तो इसलिए जो है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला लिखा है कि चूने में पानी को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी को मिलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए जो है विकल्प डी सही होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब 33 पे आते हैं। 33 हमारा दिया है कि लिटमस पेपर को क्षार में डुबोने पर क्या होता है। तो अगर क्षार मतलब होता है बेस, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और बेस से समझ जाइए ब्लू। तो यानी कि ब्लू का मतलब होता है नीला। यदि हम लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को क्षार में मिलाते हैं तो हमारा नीला रंग बनता है। ठीक, मतलब लिटमस पेपर जो है नीले कलर का हो जाता है। ये लिटमस पेपर क्या है, तो सूचक है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। ठीक, अगला लिखा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो पारंपरिक स्रोत का उदाहरण देखा जाए तो इसमें वैसे सौर ऊर्जा भी हो सकता है, पवन ऊर्जा भी हो सकता है और प्राकृतिक गैस भी हो सकती है। लेकिन अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो पवन ऊर्जा ही सही होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्न में से अधिक ताप है। तो सबसे अधिक ताप होता है भाप से। सबसे अधिक ताप किससे होता है, भाप से। भाप हमें ज़्यादा तेज़ से जल्दी से जला देती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, जब बड़ी संख्या बोला जाए तो 9 देखते हैं, जितना अंक बोला जाए उतने 9। तो 4 अंक यानी 4 9। ठीक, तो ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा। किस सवाल के लिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए ऑप्शन नंबर डी 9,999 999। ठीक ना, 9,999। आगे लिखा है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक ना, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज। तो छोटी संख्या के लिए तो जितने अंक बोले उससे एक कम जीरो, यानी यहाँ 3 बोला तो 2 जीरो और 1, यानी 100 हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे लिखा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तथा सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में अंतर। यानी कि हम 5 अंकों की संख्या बोले ना, जब बड़ी संख्या बोला जाए तो 9 काउंट करते हैं, और जब छोटी बोला जाए तो 100। यहाँ हमें बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और 9। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है हमारा, 0 0 9 करके डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक ना। आगे दिया है कि 84 और 90 का लासा बताइए। तो 84 और 90, तो यहाँ 84 5 से कटेगा नहीं। 84 और 90 में ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 6, कैसे 8 भी नहीं कटे। ठीक, तो आपका बचा 4 और 6 में बड़ी कौन सी है, जो है 6। 12 छक 84 होता है। ठीक, आगे लिखा है कि 70 72 और 100 का हमें निकालना है एलसीएम। तो इसके लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा 36, फिर यहाँ हो जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 25, 18 25। अब उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 25। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुणे 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे में कितना हो गया 8। यही जो आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 1800। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। राम के पास 75 सही 3/4 है, उसमें से 59 सही 1/4 पार्टी में खर्च कर दिया। अब इसके पास कितने रुपए बचे।
तो इसे ऐसे लगा सकते हैं कि 75 माइनस 59, ठीक ना। और बचा कितना आपका 3/4 माइनस 1/2। ये वाला सीधे सीधे घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 16। 2 और 4 का लासा जब हम लेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा 3 उतर जाएगा, ये 2 है, 2 से ये 4 हो गया, हर हमारा बढ़ गया, जे गुना बढ़ा है ऊपर में उतने से गुणा, तो 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ से ई 16 है, किसका उत्तर आया है, ई वाले से। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह, आप कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 16 सही 1/4। इसका आंसर 16 सही 1/4, यानी कि कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है कि हमारे पास 97 रुपया, ठीक ना, 35 पैसा, ठीक, के जूते खरीदे तथा 100 रुपये का नोट दिया। अब आपने नोट कितने का दिया, 100 रुपये का, ठीक ना। आपको मिलना कितना चाहिए, तो यहाँ से 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 में से 5 जाए 6, और यहाँ हो जाएगा अब 9 में से 7 जाए 2, तो 2.65, ठीक ना, 2.65 यानी 2.56 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, डी वाला। अब लिखा है कि एक संख्या का 4/5वां भाग तक 2/3 संख्या से 10 अधिक है तो संख्या बताइए। इसका मतलब हो गया एक संख्या का, यानी मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, यक्स का मतलब गुणा कौन सा भाग, 4/5वां, तो यक्स का 4/5, ठीक ना। आगे लिखा है कि 2/3 संख्या से 10 अधिक है। मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है तो बराबर कर लेते हैं, 2/3 मतलब 2×3 से 10 अधिक है तो वाली संख्या यक्स, यक्स का मतलब गुणे में हो जाएगा 2/3 प्लस में 10, ठीक। समीकरण बना लीजिए, ये हो जाएगा यक्स बट्टे में 4x, मतलब फिर से देखिए इसको, यहाँ से हम बताते हैं कि माना वह संख्या हमारी हो गई यक्स, यक्स का 4/5 बराबर है यक्स के 2/3 प्लस 10 के, ठीक ना। अब इसे यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5 बराबर में, यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाए 2x/3 प्लस में 10, ठीक। अब ये इनका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x माइनस 2x में इसका तिर्यक में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 12x 5 दूनी 10x बटे में 15 बराबर में 10, तो 15 दाह में कितना होता है 150, 15 दाह में 150। 12x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर 150 है, तो x बराबर कितना हो जाए 75, तो ये 75 वाला इसका विकल्प सही है, ठीक ना। आगे देखिए, 2 आदमियों का कुल वजन कितना है 132 सही 2/5 के दी। यदि एक आदमी का वजन 65 सही 2/3 है तो दूसरा आदमी का वजन क्या होगा। अब इसके लिए जो है मान लेते हैं ऐसे 132 माइनस 65, ठीक, आपका ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर लिखा है कि माइनस में आपका हो जाएगा 2/5, फिर माइनस में 2/3, ठीक ना, 2/3, तो तिर्यक में इसका इसके साथ इसका इसके साथ गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 बटे में जो है 15, 5 तिहाई 15, ठीक ना। आगे जो है आगे देखते हैं इसे फिर से। हमारा लिखा है कि 2 आदमियों का कुल वजन 132 है
32/2/5 है। यदि एक आदमी का वजन 65/2/3 है तो दूसरे आदमी का वजन क्या होगा। इसके लिए ना हम ऐसे हल कर सकते हैं। हल करने के वैसे कई तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे करिएगा। तो यहाँ 132 माइनस 65 कर लीजिए, जो सही में दिया है उसको अलग कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें घटाना ही है तो माइनस में कर लेते हैं 2/5, ठीक ना। और लिखा है माइनस में 2/3 तो 3 और इसका लासा ले लीजिएगा। 3 और 5 का कितना आ जाए 15। 3 और 5 का 5 से 15, ठीक। अब यहाँ से अब अच्छा देखिए, इसको अगर लगाना चाहते ना थोड़ी सी समझदारी दिखाते तो बटे में 15 आया है, ऑप्शन में कोई 15 दिया है तो जो भी ऑप्शन में 15 देता ना ठीक हो जाता। वही जब भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो समय बचाना होता और ट्रिक के साथ सवाल लगाना होता। तो इसका तो हम अगर मारते तो विकल्प 15 ऐसे ही मार देते, लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आपको हम बता देते हैं अब लगाना कैसे। तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, ठीक ना। यहाँ हम 6 लिख दिए, 5 दूनी 10 तो -10। तो 6 में से 10 जब घटाएंगे तो -4 बटे में कितना हो जाएगा 15। 132 में से जब हम 65 घटाएंगे तो यहाँ 12 में से 5 जाए 7, ठीक ना। यहाँ 13 की जगह 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाए 6। अब देखिए 15, अब ये वाला जो है घटाएंगे कैसे, तो इसमें से सीधे 1 कम कर दीजिएगा। ये 15 में से ये 4 है ना, तो अगर इसको अगर हल करना हो तो हम कैसे करते हैं इसको, यहाँ से 1 कम कर दीजिए। तो 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 66, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 15 है ना, 15 में से 4 घटा दीजिए। तो 15 में से 4 घटाएंगे 11 बटे में कितना हो जाए 15। इस तरह से कोई भी सवाल हो ना आप लगा सकते हैं। आज टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में बता दिए कि इस तरह से करेंगे तो उत्तर जल्दी आएगा और आपका क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 kg चावल का मूल्य 12 रुपया 50 पैसा है तो 12 kg चावल का मूल्य बताइए। यानी 1 kg का दाम कितना है 12.5 रुपया, 12.5 है तो 12 का kg का दाम कितना हो जाए। तो एक जो है ना बिना मैथ के वैसे हिसाब कर लेते, हमारे यहाँ के लोग जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। कैसे करते हैं कि भैया 1 kg का दाम कितना है 12.5, तो 12 kg का दाम कितना हो जाएगा 12 × 12 कर लिए तो हो जाए 144, ठीक ना। हाई 0.50 का मतलब हो गया 50 पैसा। अगर मान ला 1 किलो चावल का दाम कितना मान लेते हैं 50 पैसा है, यानी 1/2 है। तो भैया जो है ना आपका 12 का कितना हो जाए 12 का हो जाए 6 रुपया और, तो 144 में 6 जोड़ देते तो कितना हो जाता 150, ठीक। तो ऐसे भी लगा सकते हैं और या तो आप चाहें तो 12.50 गुणे में 12 करके लगा सकते हैं। तो 12 से 0 में 0, 12 पंचे 60 के जो है 0 हाथ लगा 6, 12 दूनी 24, 24 6 30 के 0, 12 1 कम 12, 12 3 15। पीछे से 2 डिजिट पे 0 है तो पीछे से 2 डिजिट पे 0 लगा दे, ऐसे भी लग जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये विकल्प नंबर डी सही है। अगला दिखा है कि लिखा है हमारा -7/5 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि जिससे 4 बटे जो है हमारा क्या प्राप्त हो जाए 4 बटे 15 प्राप्त हो जाए। उसके लिए हम कैसे हल करेंगे, तो उसे हल करने का तरीका है कि भैया आप उन्हें आपस में घटा दीजिए, ठीक ना। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर वैसे हल करने के बाद जो है -17/15 आ रहा है, लेकिन यहाँ विकल्प में 17/15 दिया है। तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा, ठीक ना। हल करेंगे जब तो आपको वही मिलेगा -17/15। विकल्प में मान लीजिए ये मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, इस वजह से जो है इसका विकल्प वही दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जो 3/5 -2/11 से क्या हो ज़्यादा हो।
यानी कि कौनों परिमेय संख्या हमें बतानी है कि 3/5 और -2/11 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक, 3/5 और से कामा -2/11 से बड़ी हो। तो एम से ना हमें बड़ी संख्या माने ये दोनों से बड़ी संख्या निकालनी थी। और फिर से देख ला, ये दोनों 3/5 और -2/11 दोनों से हमें बड़ी परिमेय संख्या लानी है। तो ऐसा विकल्प अगर देखा जाए तो ये 3/5 यानी 3 में 5 से भाग देंगे तो 0.6 आ जाए। 11 में -2 जब -2/11 इसको जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा -0.17 करके कुछ है। ये दोनों के बीच की अगर गिनती देखा जाए, इनसे बड़ी गिनती देखा जाए तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन के लिए अब देखिए वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। जो भी फैसला लेंगे सभी बच्चों के हित को देखते हुए लेंगे और आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ कापी चेक की जाएगी, पूरी रियायत दी जाएगी और बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए पूरे तरह से पारदर्शिता रखते हुए कापी चेक करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए अब ऑप्शन के हिसाब से और इस प्रश्न के हिसाब से तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि 0.6 से ये भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो छोटा है 0.6 से, और सारे के सारे 0.6 से छोटे हैं। और -2/11 में अगर हम जिसे भाग देते हैं तो ये हो जाएगा -0.17, इस तरह से कुछ करके आएगा। तो इनसे सारी संख्याएं बड़ी हैं और पर इनसे छोटी हैं। अब देखिए इसका फैसला किस क्वेश्चन को मान के करते हैं, या तो कॉमन नंबर सबको दे देते हैं, ठीक ना, जो भी होगा आपके हित में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक किनारों का यानी कि प्रत्येक किनारों का जो है मान कितना दिया है भैया, 3.8 सेमी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। घन का आयतन का मतलब होता है कि घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, ठीक ना। क्यूब का वैल्यूम बराबर कितना होता है, तो भुजा को बोलते हैं साइड के पावर में कितना हो जाए, 3। तो इस तरह से अगर हमें निकालना हो तो भुजा के घाते 3 का मतलब हो गया, भुजा हमारी कितना दिया है, 3.8 की पावर में क्या कर देंगे, 3। अब यानी कि 3.8 इंटू 3.8 इंटू 3.8 करेंगे। इस तरह से अगर हल करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी दिया क्या है, तो ऑप्शन सी दिया है 54.872, ठीक ना। करड़ी में 2 का जो है को दशमलव के 6 स्थान तक शुद्ध में मान निकालना है। तो करड़ी में 2 का दशमलव के 6 स्थान तक शुद्ध मान होता है 1.1423। अगर आप जो है आगे भी निकालेंगे तो इसका मान आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो देख लीजिएगा आगे इसका जो है मान, जैसे 3 हो गया, 3 के बाद समझिए 5 होगा, ठीक, 6 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इस तरह से मान बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति। तो ये देख लीजिए ना, ऐसा सवाल जब देता है जैसे मान लीजिए 1/7 दे दे, ठीक, या कोई और सवाल दे दे जैसे 1/23 दे दे, तो इन संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति, वैसे तो ये आसान आवर्ती संख्या वो संख्या आशांत वाली संख्या, मतलब इनके दशमलव प्रसार आशांत होते हैं, इनके भी दशमलव प्रसार आशांत होते हैं, ठीक ना। और ये बार बार रिपीट करते हैं। तो 1/7 दिया है तो समझिए नीचे जितना भी बटे में दे उससे 1 कम के बाद ही संख्या बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे 1.7 का अगर मान अगर हम निकालें तो इसका मान जो है होता है 0.0014285, फिर उसके बाद 7। अब ये फिर 7 के बाद फिर से रिपीट करेगी 1 4 2 ऐसे करके, ठीक ना। ऐसे ही अब हमारा क्वेश्चन पूछा है, आते हैं क्वेश्चन पे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति के खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 16। अभी बताया ना कि अगर यहाँ 17 है तो उसे 1 कम कितने अंक हो जाएंगे, 16 अंक। अगर यहीं पे 1 कितना दिया है, 23, एक और कितना हो जाए, समझा 22 अंक के बाद जो है रिपीट करें। ऐसे 1/7 है तो ये अभाज्य संख्याएं हैं,
ये इसलिए जो है इनका 1 से कम करके मान निकाल लिया जाता है कि जितना भी संख्या हो उससे कम संख्या के बाद वो क्या करेगी, रिपीट करने लगेगी। तो यहाँ देखिए 16 यही सही है। अब आशा करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे होंगे वीडियो में और वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी परीक्षा कराई गई है पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई है। और जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लिए थे उनके धैर्य, उनके साहस और उनकी प्रतिभा को देखते हुए हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।